हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट की कट ऑफ के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम तो अब फाइनली नीट का हो चुका और अब आप सब लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। तो जनरली जो रिज़ल्ट का जो डिक्लेरेशन होता है वो होता है 1 महीने के बाद। ऐसा देखा गया है कि अक्सर हर साल विद इन 1 मंथ रिज़ल्ट आ ही जाता है और उसके बाद जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, जो कि इस बार ऑनलाइन मोड में होगी। तो भाई मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नीट की कट ऑफ क्या रहे होती है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो देखिए, जो कट ऑफ जो है नीट की वो हर साल ना काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, काफ़ी वेरिएबल होती है। बिकॉज बेसिकली जो कट ऑफ जो होती है ना, कट ऑफ डिपेंड करती है कि भाई वो जो पेपर था उस साल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो अगर देखा जाए लास्ट ईयर, जैसा कि 2019 की बात है, तो जो ऑल इंडिया कोटा था उसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी थी, दैट इज़ योर जनरल कैटेगरी, उसकी जो कट ऑफ थी वो थी लगभग 580 मार्क्स। मतलब कि जिस बच्चे के 580 मार्क्स थे उसको ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% जो कोटा है उसके अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी में सीट मिल गया था। और जहाँ तक स्टेट कोटा की बात है तो स्टेट में काफ़ी वेरिएबल था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ थी। और तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी स्टेट्स में वो कहीं कहीं पे लगभग 600 मार्क्स भी टच कर गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही देखा जाएगा कि भाई पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। पर स्टिल हम मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि अगर 580 600 के अराउंड अगर मार्क्स है तो उस कैंडिडेट को मोस्ट प्रोबेबली एमबीबीएस मिल जानी चाहिए। तो मेरे पास देखिए कट ऑफ जो है, मेरे पास बिहार का कट ऑफ का क्राइटेरिया है मेरे पास। तो जो बिहार का जो कट ऑफ था उसमें जो अनरिजर्व जो कैटेगरी थी, अनरिजर्व कैटेगरी जो थी उसमें जो कट ऑफ थी वो थी 577 मार्क्स। मतलब जिसके 577 मार्क्स थे अनरिजर्व कैटेगरी में उसको एमबीबीएस मिल गया था। तो जिस बच्चे के 577 मार्क्स थे उसकी जो नीट रैंक थी वो थी 13,985 और जो उसकी कैटेगरी जो उसकी जनरल रैंक थी स्टेट की वो थी 954। ऐसे ही जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका जो कट ऑफ मार्क्स था बिहार में वो था 449 और उस कैंडिडेट की जो नीट रैंक थी वो थी 84,160 और जो कैटेगरी रैंक थी वो थी 25। ऐसे ही जो शेड्यूल कास्ट है उसके जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 414 और उस कैंडिडेट की जो नीट रैंक थी वो थी 1,15,096 और जो कैटेगरी रैंक थी वो थी 175। जो ओबीसी होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज जो नॉन क्रीमी लेयर, उसकी जो कट ऑफ थी वो थी 575 और उस कैंडिडेट की जो नीट रैंक थी वो थी 14,638 और जो कैटेगरी रैंक थी वो थी 342। जो ईबीसी थी, ईबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 556 बिहार के अंदर और उस कैंडिडेट की जो नीट रैंक थी वो थी 21,582 और कैटेगरी रैंक थी 273। ऐसी जो आरसीजी होती है, आरसीजी जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स। तो इसकी जो बिहार में जो कट ऑफ थी वो थी 576 और उस कैंडिडेट की जो नीट रैंक थी वो थी 14,392 और जो कैटेगरी रैंक थी दैट इज़ योर 142 थी उसकी। ऐसे ही जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, ईडब्ल्यूएस कोटा में जो आपकी एक तो ईडब्ल्यूएस कोटा का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इसमें 10% का रिजर्वेशन है। तो इनका जो कट ऑफ था वो था 576 और जिसमें नीट रैंक थी उस कैंडिडेट की 14,427 और जो कैटेगरी रैंक थी वो थी आपकी कितना था, 206। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक जो डिजेबिलिटी कोटा था, डिजेबिलिटी कोटा में जो कट ऑफ था वो था आपका 168 और जिसमें नीट रैंक थी उस कैंडिडेट की 5,64,496 और कैटेगरी रैंक थी 80। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये बिहार की जो कट ऑफ है हमारे पास, ये एग्जैक्ट डेटा है, ये जो डेटा है एकदम एक्यूरेट है और इससे आप एक लमसम आइडिया लगा सकते हैं कि अदर स्टेट में भी क्या सिचुएशन रही होगी। 10-12 मार्क्स ऊपर नीचे कुछ इसी तरीके का रहा होगा और बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस डेटा को एकदम करेक्ट मान सकते हैं। अच्छा, अब जो नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है भाई आपका डिस्प्ले ऑफ ओएमआर शीट्स एंड रिस्पॉन्सेज ऑन द वेबसाइट। देखिए, एक एनटीए की वेबसाइट है जिसका कि जो कि है ntaneet.nic.in।
तो जो एनटीए क्या करती है कि भाई एनटीए जो है, आप लोगों ने जो ओएमआर जो शीट आपकी जो सबमिट हुई है उसको स्कैन किया जाएगा, और वो स्कैन जो इमेजेस होंगी ना, वो वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो अपलोड की गई जो ओएमआर आंसर शीट होगी उसको आप अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं। ओके, पर इसमें आपको कोई इंडिविजुअल मैसेज नहीं आएगा, कोई भी ईमेल नहीं आएगा। आप इसलिए क्या कीजिएगा कि जो एनटीए की जो वेबसाइट है इसको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें एक फ़ायदा क्या होगा, सपोज कीजिए भाई इसमें कोई क्वेश्चन था आपका, सपोज 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने वहाँ पे बी सर्कल किया था, और आपकी जो ओएमआर जो शीट जो कि स्कैन कॉपी आई है एनटीए की वेबसाइट पे, वहाँ हो सकता है उसका आंसर आपको लगता है कि यहाँ पे ए, इसने यहाँ पे ए टिक किया हुआ है, तो आपको इसमें शक हो जाएगा भी मैंने तो वहाँ पे बी सर्कल किया था पर यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है ना, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज कैसे कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपीज़ ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। सो 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन चैलेंज्ड। तो ये आप अगर सबमिट कर देंगे तो आप इस तरीके से वो जो ओएमआर शीट है उसकी जो ग्रेडिंग है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो वो जो ओएमआर ग्रेडिंग होगी ना, उसको जो एनटीए है उसको क्रॉस चेक करेगी, जो कि उसके पास जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ, जो आपकी जो एक्चुअल जो ओएमआर शीट जो एनटीए के पास जो सबमिट है उससे वो उसको क्रॉस चेक करेगी। ठीक है, और अगर वो चैलेंजेस करेक्ट पाए गए तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है, वो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंटीमेशन पर्सनली नहीं करेंगे, ना कोई फ़ोन कॉल करेंगे और ना ही कोई ईमेल करेंगे। तो आपके रिस्पॉन्सेज चेंज हुए या नहीं हुए उसको चेक करने के लिए आपको वेबसाइट को ही चेक करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसके अंदर, वो है कि डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेस। तो एनटीए क्या करेगा, एनटीए एक प्रोविजनल आंसर की जो है क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसका एक प्रोविजनल की वो लोग आंसर की एक तैयार करेंगे और उसको फिर से वो अपलोड कर देंगे एनटीए के वेबसाइट पे, जो कि है nta.nic.in। तो भाई इसमें क्या फ़ायदा होगा, इससे भी एक फ़ायदा है। सपोज कीजिए कि भाई आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो एनटीए ने दिया है वो ठीक नहीं है, उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का तरीका क्या होगा, वही होगा 1000 रुपीज़ देने होंगे आपको पर आंसर के लिए। अगर आपको एक आंसर चैलेंज करना है तो 1000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आंसर को चैलेंज कर दिया, तो वो जो चैलेंज जो आप करेंगे ना उसको एनटीए वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। ओके, उनके पास बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं हर सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल अपने बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन चैलेंज किया तो वो बायोलॉजी के कुछ जो उनकी एक पैनल की टीम है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे कि उनका दिया हुआ आंसर ठीक है या जो आपने बोला है वो आंसर ठीक है। और अगर आपका दिया हुआ आंसर करेक्ट पाया गया तो वो जो आंसर किया उसको फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, वो जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की होगी ना उसके हिसाब से रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा। बट यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि आपका आंसर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं एक्सेप्ट हुआ है। इसके लिए भी आपको उसकी जो वेबसाइट है उसको ही फ्रिक्वेंटली चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये एक बार ये जो फाइनल जो की हो जाएगी ना, ये सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद, तो वो जो की होगी वो आपकी फाइनल की होगी और उन्हीं आंसर्स को बाद में माना जाएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, रीचेकिंग और री इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट। तो देखिए एनटीए ने ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया है जिसमें कि रीचेकिंग और री इवेल्युएशन किया जा सके आंसर शीट का। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, आपकी आंसर शीट दोबारा से रीचेक और री इवेल्युएट नहीं हो सकती। बस आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं आंसर्स को, या फिर आपकी जो ग्रेडिंग की गई है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो अब हम लोग बस ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो और फ्रिक्वेंटली आप एनटीए के वेबसाइट को देखते रहिएगा कि कब वो लोग ओएमआर जो शीट है उसको अपलोड करेंगे, कब वो आंसर की को अपलोड करेंगे, और उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी इशू आपको फील होता है तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू इस वेबसाइट पर जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं 1000 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से सबमिट करके। तो अब जस्ट वेट करते हैं हम लोग एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।